हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास रिवीजन यहाँ पे चल रहा था। हम डिस्कस कर रहे थे अपने चैप्टर को। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में श्वसन। तो अभी तक हमने ये समझा है रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे होता है बेसिकली रेस्पिरेशन। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। श्वसन के प्रकार जो हैं उसके बारे में बात हो रही है, तो वो हमें रिवाइज करना है यहाँ पे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने टॉपिक रिवाइज करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे चीज़ों का जो प्रीवियस लेक्चर में आपने चीज़ों को समझा है। यहाँ पे देखो, तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इस चैप्टर में, देखो रिवीजन कर रहे हैं तो ये भी देखना है कि इम्पॉर्टेंट क्या क्या है इसमें। इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है यहाँ पे सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार्ट कर लीजिए आप लोग। देन हमने ये देखा कि यहाँ पे जो गैस है वो हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान, हमारी बॉडी के एक भाग से दूसरे भाग में कैसे पहुँचती है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, जैसे कि ऑक्सीजन का महत्व क्या है, जैसे कि जो रक्त है, जो ब्लड है, उसके क्या कार्य होते हैं, धमनी और शिरा यानी कि आर्टरी और वेन में क्या अंतर है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है, और अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो उसकी एल्वेलाई पे क्या असर यहाँ पे पड़ता है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। ठीक है, चलो वापस आते हैं और अब हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा था, कोशिकीय श्वसन पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो ऊर्जा निकलती है, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। बस इसी को हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिका में ऊर्जा का बनना किससे? ग्लूकोज से। कैसे? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट वहां पे होगा, तो उसी को हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब आगे आ जाओ। हमने यहाँ पे बात की है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, जिसमें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन आता है। एरोबिक को हम वायवीय श्वसन कहते हैं। एरोबिक या वायवीय श्वसन का मतलब है जहाँ पे वायु उपस्थित हो, और कौन सी वायु की बात हो रही है? ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो जब जिस प्रकार के श्वसन में वायु उपस्थित होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। जैसे कि आप, हम, या जो जितने भी मनुष्य हैं वो सब कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि वायवीय श्वसन उनमें पाया जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन का मतलब है जहाँ पे वायु अनुपस्थित होती है, यानी कि जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, अब देखो हमें ये देखना है, जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर निकलती है। एनारोबिक में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लेकिन ये कहाँ पर होती है? अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो प्रोडक्ट कुछ और होंगे, अगर हम ईस्ट के बारे में बात करते हैं तो प्रोडक्ट कुछ और होंगे। इसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये एनारोब्स क्या होते हैं? एनारोब्स वे जीव हैं जिनमें क्या होता है, यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। थोड़ा सा समझते हैं वायवीय अवायवीय श्वसन को पहले। देखो, हमने बात की है श्वसन के प्रकार, इसके लिए हमने यहाँ पर देखो टॉपिक क्या है? श्वसन के प्रकार। इन्हीं के टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसमें हमारे पास आते हैं सबसे पहले वायवीय श्वसन, और दूसरा आता है अवायवीय श्वसन। क्योंकि हमने यहाँ पे एक डिफरेंस को देखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जब हमने डिफरेंस को देखा तो काफी सारी चीजें हम समझते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है,
वायवीय श्वसन का मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो उपस्थित है, ठीक है, ये साइन बताता है कि उपस्थित है। अवायवीय का मतलब है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो अनुपस्थित है, यानी कि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगी। अब हमने कहा वायवीय श्वसन जो है उसका एग्जाम्पल जो है वो है मनुष्य। तो मनुष्य में नॉर्मली वायवीय श्वसन होता है। एग्जाम्पल, अवायवीय के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास आता है ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? एक फंगस होती है, एक क्या होती है? फंजाई। ठीक है, फंजाई जैसे फंगस आप देखते हैं, जैसे आप फंगस आप देखते हैं जो बचा हुआ खाना होता है जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे फंगस लग जाती है। या फिर एक फंगस जो है जिसको हम खाते भी हैं, मशरूम है, ठीक है। ऐसे ही एक फंगस है जिसका नाम ईस्ट होता है। ईस्ट के बहुत सारे बेनिफिट्स हम देखते हैं अपनी लाइफ में, और ईस्ट भी एक प्रकार का फंजाई है। तो इसमें क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है। दूसरा, कुछ कंडीशन में मनुष्यों में भी अवायवीय श्वसन देखा जाता है। देखो लॉन्ग टर्म में नहीं होगा, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जहाँ पर अवायवीय श्वसन मनुष्यों में देखा जाता है, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहले हम बात करेंगे एनारोब्स के बारे में। एनारोब्स क्या होते हैं? ऐसे जीव जिनमें अवायवीय श्वसन होता है उनको हम एनारोब्स कहेंगे। तो हमने क्या बोला? ऑर्गेनिज्म दैट कैन एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एयर आर कॉल्ड एनारोब्स, यानी कि वे जीव जो वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं अवायवीय कहलाते हैं। जैसे कि हम अपनी बात करें तो हम एनारोब्स नहीं है, क्योंकि हम वायु की अनुपस्थिति में जीवित नहीं रह सकते हैं, हमें किसी भी हाल में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो आप कहेंगे कि जब हमारी बॉडी में, कुछ देर पहले हमने कहा था कि कभी कभी मनुष्यों में भी अवायवीय श्वसन देखा जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? तब भी तो हम हवा यानी कि वायु की अनुपस्थिति में श्वसन कर रहे हैं। तो देखो, जब हमारी बॉडी में अवायवीय श्वसन होता है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अवायवीय श्वसन हो रहा है, वायवीय श्वसन भी होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन भी होता है। तो देखो, हम हमेशा हर एक कंडीशन में हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। कभी ऐसा नहीं होता है कि हमने कहा कि चलो रेस्ट कर लेते हैं, एक आध घंटे के लिए हम सांस नहीं लेते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमें हर टाइम क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, और इसीलिए हम हमेशा ही क्या करते रहते हैं? श्वसन की प्रक्रिया करते रहते हैं। हम सो भी रहे हैं तो भी आपने कहा कि हम क्या करते हैं? यहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती रहती है। तो देखो, अवायवीय वो है जो हवा के बिना, हवा का मतलब ऑक्सीजन से, सिंपल सी चीज ये है कि वे जीव जो कि ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे अवायवीय जो जीव है या अवायवीय वो कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है, दे अंडरगोज एनारोबिक रेस्पिरेशन हैंस कैन गेट एनर्जी इवन विदाउट ऑक्सीजन। इनमें क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है, और इसीलिए ऑक्सीजन के बिना भी ये ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आते हैं ईस्ट जो है, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल। ईस्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसकी बात हमने तब भी की है जब हम बात करते हैं यहाँ पर अलैंगिक जनन जब हम पढ़ते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो ईस्ट है उसमें क्या होता है? बर्डिंग की प्रोसेस होती है। कैसा होती है? ये एक पेरेंट ईस्ट है, इसमें छोटी सी बर्ड बनती है, धीरे धीरे ये बर्ड जो है वो बड़ी होने लगती है। एट लास्ट वो जो ईस्ट है वो काफी बड़ी हो जाती है, और आपने कहा ये पेरेंट ईस्ट है और ये न्यू ईस्ट है। ये क्या है? और ये है न्यू ईस्ट, ठीक है। एक तो हमने ये पढ़ा था जब हमने ईस्ट की बात की थी। दूसरा हमने ईस्ट कहाँ पढ़ा है? जब भी आपने कहा कि जैसे जो ब्रेड है, जो केक है, यहाँ पर जो बेवरेजेस हैं, उनके फॉर्मेशन में ईस्ट हमने यहाँ पे पढ़ा था। आपने देखा होगा जैसे कोई भी डो बनाते हैं, या आपको नहीं पता है तो आप पूछेंगे एक बार, जब भी जैसे केक बनता है तो केक कैसे बनता है? केक में ब्रेड बनती है, ब्रेड में फिर उसमें क्रीम अप्लाई की जाती है, और तब जा करके यहाँ पे केक बनता है पूरा। या आपने ब्रेड को देखा होगा, ब्रेड सभी ने खाया है। ये जो ब्रेड होते हैं ये कैसे होते हैं? फ्लफी से होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, खाने में सॉफ्ट आपको लगते हैं। तो ये जो फ्लफीनेस आ रही है यहाँ पे, ये जो सॉफ्टनेस यहाँ पे आ रही है, ये किसकी वजह से आती है? ईस्ट की वजह से आती है। एक और चीज हमने कहा, जैसे डो होता है, जैसे डो का मतलब समझते हैं, जैसे आटा होता है जो,
तो आप ब्रेड बना रहे हैं या केक बनाते हैं तो उसके लिए एक डो तैयार किया जाता है। आप कुछ भी चीज़ आप उसमें यूज़ कर रहे हैं, आप मैदा यूज़ कर रहे हैं, आप कोई कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रहे हैं, आप व्हीट फ्लावर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि गेहूँ का आटा या आपने का जो मक्की का आटा होता है या जो मैदा होता है, कोई भी आप फ्लोर जो वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उससे आपने क्या बनाया है, डो बनाया है। अब आप देखते हैं कि डो में यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए अगर आप ईस्ट उसमें ऐड करते हैं तो डो में यहाँ पे आपको ऐसे पोर्स दिखते हैं, ऐसे करके डो में आपको ऐसे क्या दिखते हैं, पोर्स दिखते हैं, छोटे छोटे छेद दिखते हैं। और इसी की वजह से जो डो है वो सॉफ्ट हो जाता है, फ्लफीनेस इसमें आ जाती है। किसकी वजह से, ईस्ट की वजह से। कैसे होता है, आपने कहा क्योंकि ईस्ट वहां पर क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है और उसी के फलस्वरूप यहाँ पर जो फ्लफीनेस है वो आती है। कैसे आती है वो एक एक करके समझेंगे। पहले हम यहाँ पर इस पूरे स्टेटमेंट को पूरा पढ़ लेते हैं। आपने कहा एज अ बाय प्रोडक्ट दे रिलीज एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, that is why they are used to make a wine and beer. This is called as a alcohol fermentation. तो हमने क्या बोला है, उदाहरण के लिए हमारे पास ईस्ट आता है, ये एक कोशिकीय जीव है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। उत्पाद के रूप में ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसीलिए इनका उपयोग वाइन और बियर बनाने में किया जाता है। इसे अल्कोहल किण्वन कहा जाता है। अब आप सोचेंगे अल्कोहल तो अच्छी चीज़ नहीं है, तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ईस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि ईस्ट सिर्फ अल्कोहल नहीं बनाता है, बल्कि अभी हमने कुछ देर पहले बात की है कि जो आपके केक हैं, जो आपका ब्रेड है यहाँ पर, उसमें भी जो है ईस्ट का यूज़ किया जाता है। कैसे किया जाता है उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, ये ह्यूमंस में आ गया है, पहले हम ईस्ट में पढ़ेंगे। तो देखो हुआ क्या, आपने एक डो तैयार किया है, चाहे वो कॉर्न फ्लोर को लेकर के हो या फिर आपने कोई भी आटा आपने लिया है, चाहे वो गेहूं का हो या वो मक्की का हो या आपने मैदे से आप बना रहे हैं, अब जिस भी चीज़ से ब्रेड या केक या ये ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, आपने वो लिया, आपने डो तैयार किया, ठीक है। जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ही डो तैयार किया गया है, ये है हमारा डो, ठीक है। अब इस डो में आपने ईस्ट यहाँ पे ऐड कर दी है, ईस्ट जो कि एक फंगस है, एक फंजाई है, और आपने इसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया है। आप क्या नोटिस करते हैं, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम या आफ्टर सम आवर्स, कुछ समय बाद, 2 से 3 घंटे लगा लीजिए, आप देखते हैं ये डो जो है ये काफी फूल जाता है। और अगर हम देखेंगे तो इस डो में पोर्स हमें दिखते हैं ऐसे, इस डो में ऐसे पोर हमें दिखते हैं। तो हाईलाइट कर देते हैं, सॉरी, जैसे ये पूरा डो है, ठीक है। अब जब ये डो फूल जाता है और ये जैसे सॉफ्ट हो जाता है, ये क्या है, ये फूल जाता है और ये जो सॉफ्ट हो जाता है, ये किसकी वजह से है, ईस्ट की वजह से है। क्वेश्चन है कि ईस्ट ने ऐसा क्या किया होगा। देखो ये जो डो है इसमें ग्लूकोज होगा, ऑफ कोर्स इसमें ग्लूकोज होगा, ये आपको समझना है, क्योंकि ये फूड है। किसी भी चीज का आटा आप ले रहे हैं, क्या है, ये फूड है, इसमें मोस्टली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ये क्या करेगा, ईस्ट क्या करेगा, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, ईस्ट ने क्या किया, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसको खाया, यानी कि इसने क्या किया, ग्लूकोज को खाया, G4 ग्लूकोज है। इसने जब ग्लूकोज को खाया तो इसे कुछ ऊर्जा मिली है, कुछ एनर्जी मिली है, और एज अ रिजल्ट यहाँ पे कुछ चीजें बनी हैं, जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जैसे कि यहाँ पे क्या बनता है, अभी हमने बात की है कि इसमें एथेनॉल भी बनता है, ठीक है। इसमें क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। अब देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक गैस है। अब गैस क्या करती है, गैस उड़ती है, ऊपर की ओर उड़ने लगती है, क्योंकि ये बाहर निकलने की जगह ढूंढेगी ऐसे, ठीक है। अब जैसे जैसे जो गैस है वो ऊपर की ओर उठेगी, अगर मैं इसको और इजी करके बताऊं तो ये डो है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऊपर की ओर उठेगी, ठीक है, यानी कि वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढेगी।
और जब जैसे जैसे गैस जो है वो आगे की ओर बढ़ेगी वैसे वैसे जो आटा है, जो डो है, वो फूलने लगता है, ठीक है। एट लास्ट ये क्या करेगी, यहाँ से बाहर निकल जाएगी। इसकी वजह से डो में क्या दिखते हैं हमें, छोटे छोटे पोर्स या छोटे छोटे छेद हमें दिखते हैं। इसके साथ साथ जो एथेनॉल है, ऐसा नहीं होता है कि जो ब्रेड और केक आप खा रहे हो उसमें इसका मतलब कि अल्कोहल रहती नहीं, जो एथेनॉल है वो भी यहाँ से क्या हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है, उड़ जाती है। डो में एथेनॉल आपकी नहीं रहेगी क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में बनती है, बहुत कम क्वांटिटी में, और वो क्या हो जाती है यहाँ पे, इवेपोरेट हो जाती है, यानी कि वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई है वैसे एथेनॉल भी उड़ जाती है। तो आपके डो में ना तो कार्बन डाइऑक्साइड है अभी और ना ही एथेनॉल है। बस हुआ ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे बाहर की ओर निकलती है, ये क्या करती है, आटे को फुला देती है। जस्ट इमेजिन कि कोई चीज है जैसे आटा है और आटे के अंदर आप क्या कर रहे हैं, गैस को इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आटे को फुलाएगा। जैसे बलून होता है कुछ वैसा ही लगा लीजिए कि हम बलून के अंदर हवा को भरते हैं और बलून जो है वो बड़ा होता चला जाता है। बस बलून में ये कि हवा आर पार नहीं जा रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, लेकिन डो की जो है वो फूल जाता है। अब डो के अंदर जो है वो एक आपने कहा एक पाथ जैसा बन जाता है, जो कि डो को वहां पे सॉफ्ट बना देता है, फ्लफीनेस वहां पे आ जाती है। किसकी वजह से, जब CO2 बाहर निकली है उसकी वजह से। तो अब यहाँ पर हमें क्या मिला है, जब हम केक खाते हैं, जब हम ब्रेड खाते हैं, तो इसी वजह से वो चीजें जो है वो हमें सॉफ्ट लगती हैं। तो क्या सीखा हमने, हमने देखो ये सीखा है, इक्वेशन हमने ध्यान रखनी है। हमने ये सीखा है, ईस्ट जो है जब ग्लूकोज को कंज्यूम करता है तो ईस्ट को तो एनर्जी मिलेगी, ठीक है। जब ये ग्लूकोज को कंज्यूम करता है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है प्लस एथेनॉल बनता है, ठीक है। बाकी एनर्जी तो मिलेगी, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे ईस्ट है उसे क्या मिलेगी, एनर्जी तो मिलेगी। ठीक है। अब इसको हम कहते हैं कि ये है ईस्ट में क्या, अवायवीय श्वसन। याद रखना, मैं आपसे पूछूंगी कि जब यहाँ पर ईस्ट में अवायवीय श्वसन हुआ तो प्रोडक्ट क्या बने हैं, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या चीजें यहाँ पे बनी है, उत्पाद क्या बनता है। अब हमने कहा कि ह्यूमन में जो है वो देखते हैं कि अवायवीय श्वसन ह्यूमन में कैसे होता है। सबसे पहली चीज ये देखो, हम हमेशा ही रेस्पिरेशन करते हैं, कभी ऐसा नहीं होता है कि हमने रेस्पिरेशन नहीं किया कुछ टाइम के लिए। तो फिर भी हम क्यों अवायवीय श्वसन करें, अवायवीय श्वसन का मतलब होता है ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटना। सिंपल सी चीज है कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटना। ही क्या कहलाता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है, अवायवीय श्वसन। तो देखो हम श्वसन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, यही तो है रीजन कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे श्वसन कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही टूट जा रहा है तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी, उनको हम एनारोब्स कहते हैं। पर हमें तो ऐसा नहीं होता है, हम तो हमेशा ही श्वसन कर रहे हैं। तो फिर भी ऐसा क्यों है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट रहा है। क्वेश्चन क्या है कि हम तो हमेशा ही सांस लेते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि हमें जो है वो अवायवीय श्वसन पाया जाता है। देखो वो क्यों होता है, ये देखो, जब आप कोई भी ऐसा हैवी वर्क करते हैं अचानक से, ठीक है, आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है। लेकिन अचानक से एक दिन आपने क्या किया है कि आप एकदम से काम करने लगे हैं, अचानक से आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी है या आप एकदम जिम जाने लग गए हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया है, व्यायाम किया है, ठीक है। जब आप व्यायाम कर रहे थे तो आपको क्या चाहिए थी, फिर व्यायाम करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। अधिक ऊर्जा आपको कैसे मिलती, आपने कहा जब अधिक ग्लूकोज टूटता,
जब अधिक ग्लूकोज के टूटने से अधिक क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। अधिक ग्लूकोज को टूटने के लिए हमें क्या चाहिए, अधिक ऑक्सीजन चाहिए। वी नीड मोर ऑक्सीजन, ठीक है। अधिक ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, अधिक श्वसन करेंगे। अधिक श्वसन का मतलब क्या होता है, अधिक श्वसन का मतलब होता है हम तेजी से सांस लेने लगेंगे। हाँफते हैं, जैसे कोई काम हम करते हैं, हम बहुत तेजी से हाँफने लगते हैं, बहुत तेजी से सांस लेने लगते हैं, तो उसको हम कह रहे हैं कि हम अधिक श्वसन करेंगे, या इसको कहेंगे कि हम तेजी से सांस लेंगे। तेजी से सांस लेना, ये क्या कहलाता है, अधिक श्वसन होगा, ठीक है। अब एक चीज तो हमें समझ आ गई है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम हाँफने क्यों लगते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा, हमारी बॉडी को बहुत एनर्जी की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक ऊर्जा हमें चाहिए, और अधिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें अधिक ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, हमारी कोशिकाओं में अधिक ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा। ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ज्यादा ऑक्सीजन को लेने के लिए हमें ज्यादा बार सांस लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब हुआ क्या कि अब बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम बहुत तेजी से हाँफ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जितनी आपको ऑक्सीजन चाहिए थी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, हमें फिर भी क्या चाहिए, ये सारी चीजें हो रही हैं, बट हमने क्या किया, हम यहाँ पे हमने और अधिक व्यायाम किया, जिसके लिए हमें और अधिक ऊर्जा चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए, और अधिक जो, इसके लिए हमें और अधिक ग्लूकोज को तोड़ना है। लेकिन इतनी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। इस केस में होता क्या है, इस केस में ये होगा कि ये प्रोसेस तो चल ही रही है, ये चलती रही है, ऐसा नहीं है कि ये बंद हो गई है, ये तो चल ही रही है कि आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, आप सांस ले रहे हैं, आप ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, ऑक्सीजन ग्लूकोज को यहाँ पे तोड़ रहा है, उससे आपको ऊर्जा मिल रही है, और उससे आप व्यायाम कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी और ऊर्जा चाहिए। और अब ये जो प्रोसेस है कि जिस आप और अधिक व्यायाम करने पे लगे हुए हैं, जिसके लिए आपको और अधिक ऊर्जा चाहिए, और अब आपको और अधिक ग्लूकोज को तोड़ना है। इस क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है, तो इस केस में क्या होता है, जो ये ग्लूकोज है, ये क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटने लगेगा। वी नीड सम स्पेस। चलो मैं बीच में लिख रही हूँ, ध्यान से देखो। अब इसको तोड़ने के लिए जो ग्लूकोज है, यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही जो ग्लूकोज है वो अब टूटने लगा है, ठीक है। इससे कुछ चेंजेस यहाँ पर आते हैं, जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूट रहा है तो हमें बहुत ऊर्जा मिलेगी, लेकिन अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट रहा है तो हमें क्या मिलेगी, कम ऊर्जा यहाँ पे मिलती है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वायवीय श्वसन चल रहा है, ये जो चल रहा है ये हमारा वायवीय श्वसन चल रहा है, जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन हम कहते हैं। और दूसरा ये जो चल रहा है हमारी बॉडी में साथ में, ये अवायवीय श्वसन है। तो मनुष्य में जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो मनुष्यों में अवायवीय श्वसन होता है, लेकिन साथ साथ में वायवीय भी हो रहा है। मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि ठीक है हमारी बॉडी में तो अवायवीय श्वसन भी हो जाता है तो हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। सेम टाइम पे वायवीय श्वसन भी हो रहा है, सेम टाइम पे अवायवीय श्वसन भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन बंद हो जाती, नहीं, एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा चलती रहती है। अब पढ़ते हैं, देखो अब डिफरेंस ये आता है कि मनुष्य में जब वायवीय श्वसन होता है तो क्या उत्पाद बनते हैं, और जब अवायवीय श्वसन होता है तो क्या उत्पाद बनते हैं। उससे पहले आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग आपको ये पढ़ना है। ये चलो पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रिजल्ट देख लेते हैं। अगर वायवीय श्वसन हुआ तो वायवीय श्वसन में क्या होता है, देखो वायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है,
जिसे एनर्जी मिली, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है प्लस H2O यानी कि जल यहाँ पर बनता है। ये वायवीय श्वसन है। जब अवायवीय श्वसन होगा तो क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। अब यहाँ पर क्या बनेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब कम मात्रा में ऊर्जा बनती है प्लस लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी बनी है ये बनी है मोर एनर्जी, मोर एनर्जी। आप कंपेयर करो, जब वायवीय श्वसन हुआ तो क्या क्या बना, ऊर्जा निकली, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, और यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे वाटर बना है। जब अवायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो ऊर्जा निकलती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और साथ ही साथ लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से जो आपकी मसल है तो मसल पेन आपको होता है, मांसपेशी में दर्द होने लगता है। बहुत हैवी एक्सरसाइज करके हाथ पैरों में दर्द होता है, इसी लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। देखो, नोट करो, कंपेयर करो। चलिए, सो क्लास हमने यहाँ पे बात की है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, जिसमें हमने दोनों टाइप के रेस्पिरेशन को यहाँ पे पढ़ा है। आप लोग घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।